नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। हिंदी के अंतर्गत जो जो प्रश्न सभी राज्यों में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को ही केवल लेकर के आए हुए हैं। तो यदि हिंदी में आपको 100% स्कोर करना है, तो आप यहाँ सारे जितने भी वीडियो आते हैं आप देखते रहिएगा। सारा कुछ जो है हिंदी का प्रश्न पूछा हुआ हम लेकर के आते हैं और उसको यदि आप देख लेते हैं, तो यहाँ से सारे प्रश्न आपके हमेशा हिंदी में अच्छे स्कोर होते रहेंगे। तो आप सभी यहाँ पर हिंदी के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, उससे कौन सी भाषा कहा जाता है, ये पूछे गए प्रश्न थे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या सभी, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जिस भाषा के द्वारा हम मुख से बिना बोले जो है व्यक्त करते हैं, ठीक है, बिना बोले जो है हम व्यक्त करते हैं वो इशारों के तरफ से, तो उसको हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जिस भाषा को हम क्या करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, उसको क्या करते हैं, लिखित भाषा। और जिस भाषा को हम संकेत के द्वारा केवल किसी को बताते हैं, संकेत से, ठीक है, तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था कि जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है, जिसको लिख कर प्रकट करेंगे उसको लिखित भाषा, जिसको बोल कर करेंगे मौखिक भाषा और जिसको संकेत से करेंगे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिखित भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाबी की लिपि है, आपको बता दें, देखिए लिपि से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में आएंगे लिपि से, ठीक है। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन या बंगला, ठीक है। तो पंजाबी की लिपि जो होती है गुरुमुखी है, देवनागरी हो गया हिंदी, संस्कृत, नेपाली, एक सी भाषा देवनागरी है, अंग्रेजी की भाषा यहाँ पर जो है रोमन है और बंगला की भाषा तो ऑलरेडी बंगला है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, यह जो दो प्रश्न आपने देखा वो भाषा और लिपि से थे, ठीक है। तो भाषा और लिपि से देखिएगा, यदि आप किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं या झारखंड राज्य संहिता आकलन परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको देखिए हिंदी के अंतर्गत बता देते हैं, भाषा और लिपि से दो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रश्न के लिए हमने सभी राज्यों में जितने भी अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं या सक्षमता परीक्षा हुए या आकलन परीक्षा हुए, उनको लेकर के हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। तो यह सभी आपको बता दें कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात सभी में भाषा और लिपि से दो प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके झारखंड राज्य में जो जेटेट हुए हैं उसमें भी आपके पूछे गए हैं, या आकलन परीक्षा हुए हैं उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपका भी अब जो एग्जाम होने वाला है वो आएगा और एग्जाम देखिए बहुत जल्द होगा, एकदम फॉर्म भरवाया जाएगा और यहाँ पर तुरंत एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आपको यदि एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त करना है, तो आप देखिए अभी से ही जुड़ करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि 2 महीना के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो देखने के बाद यहाँ पर फोन करके जरूर जुड़ जाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन उष्म व्यंजन है, देखिए व्यंजन का पूरा क्लियर नोट्स रखिएगा। व्यंजन से एक प्रश्न आता है कि इसमें
कौन ऊष्म व्यंजन है, इसमें कौन ध्वनि व्यंजन है, इसमें कौन मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन पूछा जाता है कि इसमें कौन स्पर्श व्यंजन है, इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है, इसमें कौन जो आपको संयुक्त व्यंजन है। यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आता ही आता है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो उस वैसा व्यंजन जिसके बोलने में ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, मुख से ऊष्मा निकलती है, उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें देखिए आता है तालब सा, मूर्धन स, दंत स और ह, ये चारों जो है उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी प्रश्न देखिए ये भी पूछा कि तालब स कौन सा व्यंजन है, मूर्धन स कौन सा व्यंजन है, दंत स कौन सा व्यंजन है। ठीक है, ह कौन सा व्यंजन है, ऐसे बारी बारी से भी करके पूछा है, तो आप याद कर लीजिएगा ऊष्म व्यंजन में ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा क्या बोलता है, ऊष्म व्यंजन ना ऊष्म, तो ये स वाला बात को याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसमें तालब स, मूर्धन स और दंत स और ह आएगा। ठीक है, तो उस व्यंजन में यही आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और ये आए हुए प्रश्नों को कलेक्शन केवल होता है। तो इन व्यंजनों के बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि वैसा व्यंजन जिनके बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से जल्द जुड़ करके तैयारी करने की, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आएगा तो आएगा, हर प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, देखिए ये जो प्रश्न है ना 1001 बार अभी तक के परीक्षा में पूछ दिया गया, उसी को हम देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। ये उज्ज्वल सही है कि ए उज्ज्वल सही है कि ये तीसरा उज्ज्वल सही है या कोई नहीं, आपको बताना है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत उज्ज्वल को बार बार पूछा जाता है और आप सभी कंफ्यूज करते हैं कौन सा उज्ज्वल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल में देखिए यहाँ पर राइट आंसर का सी होगा, उज्ज्वल में ऊ होता है और दोनों ज आधा होता है, दोनों ज क्या होता है, आधा होता है। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होता है इसमें। ऊ आधा ज व और ल, उज्ज्वल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निरोग का सही संधि विच्छेद है, निरोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, नी प्लस रोग, निह जोड़ रोग, नी जोड़ रोग, नी जोड़ रोग। ठीक है, क्या होगा, तो निरोग का सही संधि विच्छेद जो होगा वो नी और जोड़ क्या होगा, रोग होगा, निह जोड़ रोग होगा, उसी को हम लोग कहते हैं निरोग और वही सही संधि विच्छेद है। ठीक है, और ये आपको जो है 1001 बार परीक्षा में पूछा गया है, खाली आए हुए प्रश्न को हम लेकर के आ रहे हैं। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा हिंदी को, तो आपको देखिए 100% यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है, इसमें कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है, पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, ये तीन शब्द से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहता है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो देखिए पीताम्बर, पीताम्बर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका, और इसका देखिए विशेष अर्थ निकलता है जिसको हम लोग यहाँ पर विष्णु भगवान के सेंस में भी कहते हैं। तो वैसा शब्द जिसका हम विग्रह करेंगे और विशेष अर्थ निकलेगा, विशेष अर्थ निकलेगा, तो उसको आप लोग किस में डाल दीजिएगा, योगरूढ़ शब्द में डालिएगा। किस शब्द में डालिएगा, योगरूढ़ शब्द में डालिएगा। यानी वैसा शब्द जिसका हम विग्रह करें और विशेष अर्थ निकले तो उसको योगरूढ़ में डालते हैं, तो यहाँ पर योगरूढ़ शब्द हो गया और इसका राइट आंसर सी हो गया। एकदम कंफर्म रखिएगा और ऐसा ही ज़्यादा करके प्रश्न आते हैं। देखिए जो नोट्स और पीडीएफ परचेज करके हमारे पास से पढ़ते हैं उनका यहाँ हिंट्स दिया हुआ रहता है। ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पर विशेष अर्थ निकलता है योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे अच्छा फायदा रहेगा कि आप हमारे साथ जो है यहाँ पर क्लासेज में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद जो है आप यहाँ से देखिए ऑफलाइन की जैसा हमसे बात करके भी सारे प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं। आपको इस तरह की सुविधाएं कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ यही मिलती है कि आप बातचीत कर सकते हैं, आपको यहाँ पर समय दिया जाता है पीडीएफ देने के बाद। तो इस तरह के क्लासेज के लिए आप जरूर ज्वाइन करेंगे हमारी क्लासेज को। अब देख आपने अभी जो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा, जिसमें था कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 1001 बार पूछा गया है और यह सबसे ज़्यादा करके आपका अभी तक टेट जो हुआ है यूपी में हुआ है। यूपी टेट में अब तक यहाँ पर 11 बारी प्रश्न बार बार रिपीटेड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि कौन सा शब्द है रूढ़, यौगिक, एकरूढ़, यह हर राज्यों में देखिएगा तो एक प्रश्न पूछा गया है, आपके भी राज्य में आने वाला है। तो देखिए यहाँ सभी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन का पीडीएफ बना
दिया गया है। आप यहाँ से जल्द जुड़ करके सारे PDF और नोट्स भी परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर तैयारी के लिए भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर अगला है, संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आएंगे तो सन है, सम है, सार है या संसा है, क्या है? ठीक है, देखिए संसार हम आपको बताए हैं, इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए हैं। तो इसको पकड़ने का तरीका है कि सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? संधि विच्छेद। तो संसार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम और जोड़ क्या होता है? सार होता है। ठीक है, तो ये प्लस हमारा बॉडी होता है, इसके पहले जो लगा है उपसर्ग और ये प्लस के बाद जो लगा है वो प्रत्यय। ठीक है, तो पहले लगा है सम और इसको कहते हैं उपसर्ग, और बाद यानी पश्चात, पश्चात प और उसी से होता है प्रत्यय। ठीक है, तो ये उपसर्ग कौन है? तो यहाँ पर सम उपसर्ग है। ठीक है, क्या है? सम उपसर्ग है इसका। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है। संसार को हमने संधि विच्छेद किया तो सम जोड़ सार हुआ, जो शब्द पहले है वो उपसर्ग है और इसमें सम उपसर्ग है, लिखा हुआ है। क्लियर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, रात दिन में कौन सा समास? आपको बताना है कि रात और दिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। देखिए वैसा समास जिसमें जो शब्द दिए गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रात का उल्टा क्या होता है? दिन। अब बीच में देखिए ये योजक चिन्ह लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत बार आया हुआ है, जैसे सुबह और शाम दे देगा। ठीक है, सुबह और शाम ये दिया, तो सुबह का अपोजिट होता है शाम। ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह है, तो बीच में योजक चिन्ह है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर द्वंद्व समास, ठीक है, किस में डालेंगे? द्वंद्व समास, यानी एक दूसरे का उल्टा, उल्टा होगा तो क्या होगा? द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसी में हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास माने एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, लड़ाई होता है तो उसी में द्वंद्व होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। ठीक है, देखिए गंगा की हम बात करें तो गंगा यहाँ पर क्या है? नदी का नाम है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। तो जिसमें नदी का नाम हो तो उसको हम लोग यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन नदी यदि रहता तो नदी पूरी जाति का बोध नदी जाति करवा रहा है, इसलिए उसको हम लोग जातिवाचक में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बताएं। शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बताओ। देखिए कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। ठीक है, सबसे पहले है कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। ठीक है, से दो का होता है, किसका होता है? करण का भी विभक्ति चिन्ह से होता है और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। लेकिन करण का जो विभक्ति चिन्ह से है इसमें होता है कि किसी साधन के द्वारा कोई काम होता है, किसी साधन से यदि काम किया जाता है तो उसको हम लोग करण कारक लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शिक्षक बाइक से विद्यालय जा रहे हैं, यानी विद्यालय पहुंचने के लिए बाइक साधन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग करण कारक के अंतर्गत रखते हैं, यानी किसी साधन से काम किया जाता है। तो शिक्षक विद्यालय पहुंचते हैं कौन से साधन से? बाइक का साधन है। तो जिसमें किसी साधन से कोई काम किया जाता है उसको करण कारक के अंतर्गत रखते हैं, तो ये करण कारक में जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कारक से भी एक प्रश्न रहता है। कारक हमने पूरे पढ़ा दिया है, अगर आप चाहते हैं तो इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जिस कारक में किसी साधन के द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, मैं पेन से लिखा। ठीक है, मैं पेन से लिखता हूँ। सीता स्कूटी से बाजार जाती है। रमन पत्र चश्मा से पढ़ता है। जी देखिए इसमें साधन से काम किया जा रहा है, जब किसी साधन से काम किया जाएगा तो उसको आप लोग करण कारक में रखिएगा। ठीक है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आभूषण का पर्यायवाची यानी उसी के समान शब्द कौन सा है? तो आभूषण का गहना भी होता है, आभूषण का भूषण भी होता है, आभूषण को अलंकार भी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द आप लोग सभी को देख लीजिएगा। तो इस तरह से हिंदी का यदि आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको डेली हिंदी का यहाँ प्रैक्टिस मिलेगा और सिर्फ वैसे प्रश्न मिलेगा जो सभी राज्यों में आए हुए प्रश्न है। तो आप सभी इसके लिए जुड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा सारी क्लासेज, जिससे कि आपको यहाँ पर ऑफलाइन के जैसा आप बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।